नमस्कार दोस्तों। पूरे हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, उन सबको को एक बार में कवर करने के लिए आप लोग वापस आ गए, इसके लिए शुक्रिया। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं DIN का एपिसोड 2। तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि चाइना का एक न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि येलो चाइना सी में एक्सप्लोड कर गया है। तो आप इस पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि ये येलो चाइना सी बेसिकली चाइना और कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो वाटर बॉडी उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर सबमरीन एक्सप्लोड कर गया और चाइना ने अभी तक इस बात को कंफर्मेशन नहीं किया कि उनका एक न्यूक्लियर सबमरीन एक्सप्लोड कर गया। हालांकि जो यूके का सीक्रेट एजेंसी है MI6, उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि चाइना का एक जो सबमरीन है उसको बहुत दिन से उन्होंने ट्रेस नहीं किया। और उनका ये कहना है कि ये जो सबमरीन का एक्सप्लोजन है वो बेसिकली अक्टूबर में नहीं अगस्त में हुआ है, लेकिन अभी वो लोग इसको कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि जो सबमरीन है वो अगस्त में एक्सप्लोड कर गया और चाइना तब से ये बात दुनिया को छुपा रहा था। तो चाइना जैसे कंट्री के लिए ये बात छुपाना कोई बड़ा बात नहीं है। बट यहाँ पर जो कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि जो ये सबमरीन एक्सप्लोड किया वो न्यूक्लियर पावर था, मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला सबमरीन था। और जो भी चीज़ न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है उसमें एक कंसर्निंग चीज़ होता है रेडिएशन का। तो यहाँ पर भी बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे बाकी देश जो कि येलो चाइना सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उन लोग में अभी एक तरह से पैनिक ये है कि कहीं ये चाइना का जो सबमरीन है वो पानी के नीचे जाकर उसका न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन ना निकलना शुरू हो जाए और आसपास का जो ये सी है उसको पॉल्यूट ना कर दे रेडिएशन के थ्रू। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजरली कंसर्न साउथ कोरिया और जापान है, क्योंकि क्योंकि यही दो कंट्रीज है जिनका चाइना के साथ उतना अच्छा बनता नहीं और ये दोनों US के अलाइज है। और ये लोग बार बार जो भी ये वाटर में रेडिएशन का लेवल है उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि किस एरिया में रेडिएशन है और वहाँ पे उनके जो भी सिटीजन है फिशरमैन है उनको जानने के लिए मना किया जाए और उधर जो भी सी फूड वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन कंट्रीज़ के द्वारा उसको यूज़ में ना लिया जाए। और चाइना में जो ये सबमरीन डूबा उसका सबसे पहले जो ये न्यूज़ है वो ली मैंग यान ने दिया, बट वो एज सिंगल इंडिविजुअल इस बात को बोल रही थी और कोई भी और इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा था, तो उसके बाद में कोई दम नहीं था। लेकिन बाद में जब MI6 ने इस बात को कंफर्म कर दिया तो बाकी सारी न्यूज़ एजेंसीज भी उसके जो भी दावे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करने लगे, फिर उनको भी पता चला कि हाँ ये सही बोल रही है। और जो ये ली मैंग यान है ये वही चाइनीज़ डॉक्टर है जो चाइना से भागकर USA में गई थी और वहाँ पर बोली थी कि चाइना में जो ये कोरोना वायरस है वो कोई नेचुरली ऑकर्ड नहीं है, वो मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद बनाया है, गलती से वो उनके कंट्रोल से निकल गया और एक आउटब्रेक के तौर पे पूरे वुहान में फैल गया। चाइना का जो ये सबमरीन डूबा है उससे इंडिया को एक फ़ायदा ये होगा कि इंडिया के पास अभी कुल 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, वहीं चाइना के पास कुल 6 थे। अब जब ये एक डूब गया तो अभी चाइना के पास 5 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो ये इंडिया के लिए बिना कुछ किए चाइना की तरफ से एक सेल्फ गोल हो गया है। और चाइना के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये कहा कि उनका कोई भी सबमरीन ताइवान स्ट्रेट में नहीं डूबा है, जो कि फैक्चुअली सही है कि उनका ये जो सबमरीन है वो ताइवान स्ट्रेट में नहीं, वो येलो सी के वहाँ पे डूबा है। अब चाइना से आगे बढ़ के हम लोग चलते हैं इंडिया के स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडिया ने 19th एशियन गेम्स में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडिया ने जब अपना कंटीजेंट भेजा था तो इंडिया के पास एक टारगेट था कि इस बार 100 से ज़्यादा मेडल्स हम लोग को एशियन गेम्स में जीतने हैं। और 7 अक्टूबर ये वो दिन है जब इंडिया ने पहली बार अपने हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स में 100 मेडल का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर दिया। इंडिया ने ना सिर्फ कन्वेंशनल स्पोर्ट्स बल्कि जो अनकन्वेंशनल है, जिसको ज़्यादा जन इंडिया में उस स्पोर्ट्स को नहीं जानते, जैसे कि वूशू, सेलिंग, रोइंग, कैनोइंग, फिर इक्वेस्ट्रियन, स्केप्टाकाउ, इन सब गेम्स में इंडिया ने मेडल इस बार हासिल किया है। और इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को एज अ इवेंट इंक्लूड किया गया और यहाँ पे इंडियन मेन और वुमेन टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हॉकी में मेंस टीम ने गोल्ड मेडल, वहीं वुमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कबड्डी में भी मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं चेस में मेंस और वुमेन्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ इंडिया ने ये शो किया कि ओलंपिक्स के लिए वो कितना तैयार है। हालांकि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया, USA और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग है और उनका जो मेडल टैली में दबदबा है वो एशियन गेम्स में कंपैरिजन करने से नहीं होगा। हालांकि एशियन गेम्स में इंडिया ने 4th पोजीशन हासिल किया है विथ 28 गोल्ड्स। और एशियन गेम्स के ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आऊँगा जहाँ पर हम लोग बताएंगे कि एशियन गेम्स में इस क्या क्या नया नया चीज़ हुआ और किस स्पोर्ट्स में कितने मेडल्स मिले। तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो में तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इस बार एशियन गेम्स में हम लोग ने ये देखा कि जो भी चाइनीज़ ऑफिशियल थे, मैच रेफरी थे, उन्होंने एक तरह से इंडिया के खिलाफ बहुत सारा वर्डिक्ट दिया। हालांकि इंडिया ने जब उन सारे वर्डिक्ट को चैलेंज किया तो कोई भी एक ऐसा वर्डिक्ट नहीं जो कि उन अंपायर्स के फेवर में जाए। तो सारे वर्डिक्ट में ये दिख रहा है कि इंडियन प्लेयर्स के साथ अनफेयर हो रहा और जब वो लोग रिव्यू ले रहे तो जो फैसला है वो इंडियन प्लेयर्स के हक में जा रहा। सबसे पहला जो कंट्रोवर्सी वो ज्योति यारा जी के साथ हुआ। 100 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट की थी और उनके बगल में ही जस्ट चाइनीज़ एथलीट थी जिन्होंने फॉल स्टार्ट किया था। फॉल स्टार्ट यानी
जब गन से शूट होने से पहले कोई पर्सन रेस स्टार्ट कर देता है उसको फॉल स्टार्ट कहते हैं। तो चाइनीज़ प्लेयर ने फॉल स्टार्ट ले लिया था, उसी को देखते हुए ज्योति आराजी ने कुछ सेकंड्स बाद फिर फॉल स्टार्ट ले ली थी। बट अंपायर्स ने ज्योति आराजी को फॉल स्टार्ट शुरू करने के लिए दोषी माना और उनको डिस्क्वालीफाई करने लग गए। तब ज्योति आराजी ने इसका प्रोटेस्ट किया और जो रेस का रिकॉर्डिंग था उसको देखा गया, तो वहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ज्योति आराजी ने फॉल स्टार्ट नहीं किया, वहीं जो चाइनीज़ एथलीट थी वो फॉल स्टार्ट की थी। और ज्योति आराजी ने कुछ सेकंड्स बाद वो भी दौड़ने लग गई थी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब चाइनीज़ एथलीट उनके बगल में थी, तो वो जब स्टार्ट की तो उनके रिफ्लेक्सेस के कारण से ज्योति आराजी को लगा कि रेस स्टार्ट हो गया और वो भी दौड़ने लग गई। फिर बाद में इन दोनों खिलाड़ियों को रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। फिर लास्टली ज्योति आराजी ब्रॉन्ज मेडल जीती। फिर बाद में ऑफिशियल्स ने उस चाइनीज़ प्लेयर को फॉल स्टार्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया और इसी के साथ ज्योति आराजी का जो ब्रॉन्ज मेडल था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार के साथ भी ऐसे अनफेयर हुआ। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जब अपना पहला अटेम्प्ट कर लिया तो ऑफिशियल्स ने कहा कि आपका ये जो थ्रो है वो काउंट ही नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले जो थ्रो एक उज़्बेकिस्तान के प्लेयर ने किया था उसके थ्रो को अभी तक कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आपका थ्रो ये इनवैलिड हो जाएगा, आप वापस से थ्रो करिए। तो नीरज चोपड़ा इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और उन्होंने वापस से थ्रो कर दिया। और इसके बाद किशोर कुमार जीना के साथ कॉन्ट्रोवर्सी ये हुआ कि उन्होंने जब अपना थ्रो किया तो अंपायर्स ने किशोर कुमार जीना के पैर को देखा ही नहीं और उन्होंने डायरेक्ट रेड फ्लैग उठा दिया। रेड फ्लैग मतलब उनका जो ये थ्रो था वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब इस थ्रो को वो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक लाइन होता है जैवलिन थ्रो में, उस लाइन को टच नहीं करना होता। लेकिन जब किशोर कुमार जीना ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया तो कैमरा में साफ साफ दिख रहा है कि किशोर कुमार जीना का पैर उस वाइट लाइन के आसपास भी नहीं, वो बहुत ही पीछे। और जिस अंपायर ने ये रेड फ्लैग उठाया उसने किशोर कुमार जीना की तरफ देखा तक नहीं था, वो बेसिकली कहीं और देख रहे थे और उन्होंने रेड फ्लैग उठा दिया और किशोर कुमार जीना के थ्रो को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया। तो ये दो ठो तो जैवलिन थ्रो में चाइनीज़ ऑफिशियल्स का कारनामा आप देख लिए। फिर कबड्डी में जो ये 7th डे था वहाँ पर तो रूल बुक्स का कुछ अता पता ही नहीं था अंपायर्स को। इंडिया और ईरान का बहुत ही क्लोज मैच चल रहा था और पॉइंट्स डिफरेंट 1 या 2 पॉइंट का ही था। तो इंडिया के एक रेडर ने जब रेड करने ईरान के साइड गए तो ईरान के प्लेयर्स ने उस रेडर को लॉबी के बाहर फेंक दिया और इसी के साथ अंपायर ने ये दिखाया कि ईरान को 1 पॉइंट मिला। वहीं इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम जो इस मैच को देख रही थी स्टेडियम में, उन्होंने इस चिल्लाकर इस बात को कह दिया कि इंडियन टीम के इस प्लेयर को ईरान ने जो लॉबी के इस साइड फेंका वो इनअप्रोप्रिएट था और इसमें इंडिया को पॉइंट्स मिलेगा। फिर इंडियन प्लेयर्स ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया तो तब अंपायर्स ने दोनों टीमों को इक्वल इक्वल पॉइंट दे दिया, एक एक पॉइंट। फिर वापस से इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि उनको ये पूरा पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में लगभग 1 घंटे तक इंडियन प्लेयर्स प्रोटेस्ट किए और वो लोग मैच को खेले ही नहीं। मतलब टोटल कबड्डी का गेम 40 मिनट का था, वहीं इंडिया और ईरान के प्लेयर्स ने 1 घंटे तक गेम खेला ही नहीं। और बाद में जब सब कुछ अंपायर्स ने क्लैरिफाई किया तो देखा कि हाँ, इंडियन प्लेयर्स सही हैं और इंडिया को इसमें 4 पॉइंट्स मिले, वहीं ईरान को 0 पॉइंट्स मिला। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड आप फाइनल में देख सकते हैं कि फाइनल गेम में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड कैसा था। हालांकि इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस चाइना ने करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी इंडिया जो चीज़ डिजर्व करता था इंडिया को वो सारे मेडल्स मिल गए। इसी के साथ तीसरा न्यूज़ ये है कि हमास जो कि वेस्ट बैंक में रूल करता है, उन्होंने इसराइल के ऊपर 5000 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर दिए थे 7 अक्टूबर के दिन। और उन मिसाइल लॉन्चेस में कुल 250 लोग अभी तक मारे गए हैं और 1500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। हमास ने ना सिर्फ मिसाइल अटैक किया, वो लोग फिर मेडिटेरेनियन सी में जाकर इजरायली पोर्ट्स को भी अटैक करने लग गए और लैंड के थ्रू भी वो लोग इसराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए और इसराइल में कुल 13 से लेकर 20 सोल्जर्स को उन्होंने किडनैप करके वापस वेस्ट बैंक लेके चल गए। आप जैसे कि ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर इसराइल के साउथ में एक छोटा सा स्ट्रिप है, इसको गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है और यहाँ पर बेसिकली एक ग्रुप रूल करता है, उस ग्रुप का नाम है हमास और इस हमास ग्रुप को ईरान बेसिकली सपोर्ट करता है। और ऊपर में आप देख सकते हैं इसराइल अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है नॉर्थ में लेबनान के साथ। लेबनान में भी एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को भी ईरान फंड करता है और वो लोग भी इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स करते रहते हैं। तो अभी जो ये हमास ने इसराइल के ऊपर किया है, इस ऑपरेशन को हमास नाम दिया है अल अक्सा मॉस्क ऑपरेशन। और हमास का ये कहना है कि इसराइल ने जो भी पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स है उनको अल अक्सा मॉस्क में अच्छे से प्रेयर करने नहीं देते थे। जब भी वो लोग प्रेयर करके आते थे अल अक्सा मॉस्क से, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स उनको इजरायली फोर्स मारते थे या फिर उनको अल अक्सा मॉस्क के अंदर बहुत बार फोर्सफुली वहाँ से बाहर भी निकाला गया है। तो इन सब कारणों के कारण से हमास इसराइल के ऊपर ही अटैक कर रहा है। और जैसे कि ये हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, जो ये हिजबुल्ला था लेबनान साइड वाला, तो उन्होंने भी इसराइल के ऊपर फुल अटैक स्टार्ट कर दिया। तो अभी इसराइल के ऊपर दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, साउथ से हमास और नॉर्थ से हिजबुल्ला का। और इसराइल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने उन्होंने अपने कंट्री को ये संदेश दिया है कि इसराइल अभी फुल फ्लेज्ड वॉर में आ गया है। इसराइल इस वॉर में ऐसा कुछ करेगा जो कि उनके जो भी दुश्मन थे उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होगा। और जहाँ तक बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था। इस अटैक के बाद इसराइल वेस्ट बैंक का नाम हमेशा नहीं छोड़ेगा, मतलब इसराइल वेस्ट बैंक को पूरी तरह से अपने अंदर संभालेगा। हालांकि जो ये गाज़ा स्ट्रिप है वो कोई कंट्री नहीं है, वो बेसिकली एक पैलेस्टाइन का ही पार्ट है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर पैलेस्टाइन गवर्नमेंट की जगह वहाँ पर हमास उस जगह को रूल करता है। और
जो ये गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये सब इसराइल के थ्रू होता है। तो इसराइल के ऊपर जब ये 5,000 मिसाइल अटैक हुआ तो उसी के बाद इसराइल ने सब कुछ वहाँ से ब्लॉक कर दिया। मतलब वहाँ पर अब ना खाना जा रहा है, ना पानी, ना इलेक्ट्रिसिटी। और अब इसराइली फ़ोर्स गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जाएँगे और वहाँ पे अपना मिलिट्री एक्शन करेंगे। और इसराइल के ऊपर जो ये अटैक हुआ, इसको लेकर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे यूएसए, फ्रांस, यूके और इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इज़राइल के सपोर्ट में आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि इज़राइल के पास अभी पूरा मौका है कि उनको जो करना वो कर सकते हैं। मतलब हमास ने एक तरह से खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। अब कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ इज़राइल को ये नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। जबकि सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की ये लोग अभी भी पैलेस्टाइन को ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बातचीत से मामला सॉल्व कर लिया जाए। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड में अब क्या होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज़्यादा खुश एक तरह से रशिया हुआ, क्योंकि देखिए इसराइल यूएसए का बहुत क्लोज अलाई है। तो जब इसराइल के ऊपर इस तरह से अचानक से बहुत सारे ड्रोन्स अटैक करने लग जाएंगे तो यूएसए अपना ध्यान यूक्रेन से शिफ्ट करके इसराइल की तरफ लाएगा। और एक तरह से ये सब जो ग्रुप है हिजबुल्ला और हमास, ये ईरान बैक्ड ग्रुप है, मतलब ईरान इनको फंडिंग करता है। और यूक्रेन रशिया वॉर में ईरान ने रशिया का साथ दिया था। तो इन सब कन्फ्लिक्ट में एक तरह से ईरान को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि इसराइल को ये मीडिएट करके सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि इस वीक में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट और मेजर इवेंट्स हुए हैं मैंने उन सब कोई को आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जियो पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को लेकर, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। और तब तक आप मेरे बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।